राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। देश में कई स्थानों पर चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरासत को दोबारा हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है। महाकुंभ मेले से पहले वह आज तक के धर्म संसद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने वक्फ संपत्ति पर भी टिप्पणी की। शाही जामा मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, विरासत को पुनः प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है। सनातन के साक्ष्य अब संभल में दिखाई दे रहे हैं। विवादास्पद संरचनाओं को मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए। भारत मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं चलेगा। उस जमीन को उसके असली मालिकों को लौटा दिया जाएगा। एक मौलवी द्वारा दावा किया गया कि प्रयागराज में वक्फ भूमि पर महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने आप गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार वक्फ के नाम पर ली गई एक एक इन जमीन वापस लेंगी। उन्होंने कहा, कुंभ हजारों वर्षों से भारत की विरासत का प्रतीक रहा है और हमेशा से रहा है। यह वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि भूमाफियों का बोर्ड है। आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ऐसी सभी अतिक्रमित जमीनों की जांच कर रही है और कानून में संशोधन किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी आश्वासन दिया कि जहां भी वक्फ शब्द आता है वहां यह जांच की जाएगी कि मूल भूमि किसके नाम पर दर्ज की गई थी और इसे सही मालिकों को वापस करने का प्रयास किया जाएगा। चंद्रपुर यह वार और बाग का जिला है। सुधीर मुनगंटीवार हमारे नेता है, चाहे वे वडेट्टीवार हो या जोरगेवार। हम किसी भी वार का स्वागत और सम्मान करते हैं। जब अंतिम नाम वार आता है तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडगेवार के अनुयायी है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस बीच मुख्यमंत्री फडणवीस ने वडेट्टीवार को बीजेपी में आने पर मंत्री बनाने का सीधा ऑफर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कर्मवीर दादा साहेब कन्नमवार की जन्मशक्ति के अवसर पर प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता विधायक विजय वडेट्टीवार, विधायक किशोर जोरगेवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक दूसरे पर कटाक्ष किया। इस कार्यक्रम से पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार नदारद थे, जिसकी चर्चा कार्यक्रम स्थल पर थी। आमच्या दोन्ही वक्त्यांनी सांगितलं वारांच्या संदर्भात। मला माहिती आहे वाघांचा आणि वारांचा जिल्हा आहे, पण जे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार तर आमचे नेतेच आहेत, विजय भाऊ असतील किंवा किशोर भाऊ असतील आमचे मित्र आहेत। पण तुम्हाला एक सांगतो की कुठलेही वार असले तरी देखील त्यांचा आम्ही सन्मानच करतो, कारण आम्ही हेडगेवारांची अनुयायी आहे। त्याच्यामुळे वार हे आडनाव आल्याबरोबर आमचे हात असेच असतात। पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा अमरावती जिले के अंजनगांव सूजी तहसील कार्यालय द्वारा 1100 बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं को फर्जी दस्तावेज के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने का आरोप लगाया था। इसे खारिज करते हुए अमरावती संसदीय क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखेड़े ने कहा कि अंजनगांव सूजी एक बेहद छोटा सा शहर है, जहाँ पर यदि एक साथ बाहर से आकर 1100 नए लोग बसते हैं तो इसकी जानकारी सोमैया से पहले स्थानीय निवासियों को ही लग गई होती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जिसका सीधा मतलब है कि अशांति, अविश्वास व संभ्रम वाला माहौल पैदा करने के लिए किरीट सोमैया झूठ का सहारा ले रहे हैं, जबकि यह दावा ही अपने आप में बेहद हास्यास्पद है। 2 साल के प्रेम संबंध के बाद शक के चलते पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी युवक के साथ अनैतिक संबंध है। इसी विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी का सिर दीवार पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। यह घटना हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में सामने आई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। मृतक महिला का नाम राखी उर्फ पूनम पाटिल और आरोपी पति का नाम सूरज पाटिल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सूरज और राखी ने बुधवार को ही गुलजाई नगर में कमरा किराए पर लिया था। सूरज पेंटिंग का काम करता है। उनकी 5 और 3 साल की 2 बेटियां हैं। गुरुवार 9 जनवरी को दोपहर के समय पत्नी के चरित्र पर संदेह को लेकर दोनों में विवाद हो गया। सूरज ने गुस्से में राखी का सर दीवार पर दे मारा। इससे राखी खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। घर में खून बिखरा हुआ था। देखते ही देखते राखी बेहोश हो गई। दोपहर करीब 3 बजे सूरज राखी को मेडिकल अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने राखी को मृत घोषित कर दिया। सूरज ने डॉक्टर को बताया कि उसकी पत्नी बिल्डिंग से गिर गई है और उसके सिर पर चोट लग गई है। राखी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया गया। हुड़केश्वर पुलिस को घटना की जानकारी मेडिकल पुलिस बूथ से मिली। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बेदोकर ने एक टीम को अस्पताल और दूसरी टीम को घटनास्थल पर भेजा। पुलिस जैसे ही कमरे में गई तो देखा कि घर में खून का ढेर लगा हुआ था। डॉक्टर को दी गई जानकारी और घटनास्थल का नजारा विरोधाभासी था, जिसके बाद पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया है।
आगामी जुलाई 2025 से स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल के व्यवस्थापन का जिम्मा अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल यानी जीएमसी को सौंप दिया जाएगा, जिसके चलते जुलाई माह से इरविन से संबंधित सभी अधिकार जीएमसी के अधिष्ठाता डॉक्टर किशोर इंगोले को सौंपी जाएंगी तथा जिला सामान्य अस्पताल के संचालन को लेकर जीएमसी के डीन का फैसला ही अंतिम रहेगा। वही इस बदलाव के चलते जिला शल्य चिकित्सक का कार्यक्षेत्र घट जाएगा और जिला शल्य चिकित्सक की जिम्मेदारी से इरविन अस्पताल के भार को पूरी तरह कम कर दिया जाएगा, जिसके चलते जुलाई माह के बाद भी यद्यपि जिला शल्य चिकित्सक का कार्यालय इरविन अस्पताल परिसर में ही रहेगा, उनका कार्यक्षेत्र इरविन अस्पताल को छोड़कर जिले के 4 उपजिला अस्पतालों व तहसील स्तर के ग्रामीण अस्पतालों सहित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जिला स्तरीय अस्पताल व जिलाशय रुग्णालय रहेगा। नागपुर महावितरण के भरारी पथक ने रामटेक में करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। महावितरण के अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता वैभव नारखेड़े अपनी टीम के साथ 30 दिसंबर को देवलापार स्थित ताज राइस मिल की बिजली आपूर्ति और मीटर का निरीक्षण करने गए थे। यहाँ 3 फेज औद्योगिक बिजली मीटर और मीटर टर्मिनल कवर भी सील नहीं किया गया था। यह राइस मिल पूरी क्षमता से चल रही थी, तभी मीटर में खपत कम दिखाई दे रही थी, इसलिए सर्विस केबल की जाँच की गई। जब ट्रांसफार्मर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के स्थान पर करंट पाया गया तो करंट को खपत के रूप में देखा गया। सर्विस केबल 2 स्थानों पर जुड़ी हुई पाई गई। केबल और मीटर डिस्प्ले में अंतर था, इसलिए बिजली मीटर से जुड़ने वाली केबल की जांच की गई। कनेक्टिंग केबलों की जांच से पता चला कि एक अतिरिक्त केबल इनकमिंग सर्विस केबल से जुड़ा हुआ था और यह पाया गया कि पूरे चावल मिल को इस केबल के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। अतिरिक्त केबल जोड़ने के बाद भी बिजली की खपत मीटर में दर्ज नहीं हुई। इन सभी प्रकारों के उचित सत्यापन के बाद यह पाया गया कि ग्राहक ने पिछले 12 महीनों में 4,90,032 यूनिट बिजली का अवैध रूप से उपयोग किया और रुपए की वित्तीय हानि की। यह पहली बार है कि पूरे विदर्भ में इतनी बड़ी रकम की बिजली चोरी सामने आई है। इस मामले में रामटेक पुलिस स्टेशन में ताज राइस मिल के शफीक अंसारी के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है और समझौता राशि के रूप में 13,10,000 का जुर्माना लगाया गया है। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले करण रामदास चौहान तथा उसकी पत्नी व दोनों बच्चों को महाराणा प्रताप पंचायत कार्यालय द्वारा समाज से बहिष्कृत किए जाने का फैसला सुनाया गया, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर गाड़गेनगर पुलिस में पंचायत के पदाधिकारियों के खिलाफ महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि इस पंचायत में पहले से विवाहित रहने वाले करण चौहान पर पहली पत्नी के रहते एक अन्य महिला से दूसरा विवाह करने हेतु दबाव बनाया गया, जिससे इनकार किए जाने पर करण चौहान को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इस संदर्भ में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक करण चौहान की पत्नी जब दूसरी प्रसूति के लिए अपने मायके गई थी, तब एक अन्य युवती ने वहां पहुंचकर दावा किया था कि वह भी करण चौहान से संबंध रखने के चलते गर्भवती है और अब उसे करण चौहान से विवाह करना है। साथ ही उक्त युवती ने करण चौहान के खिलाफ दुराचार का मामला भी दर्ज कराया था। साथ ही साथ विलासनगर परिसर स्थित महाराणा प्रताप पंचायत कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद दीपक पांडुरंग पवार, सुधाकर पवार, देवेंद्र सूर्यवंशी, धनराज पवार, शैलेश पवार व मनीष सूर्यवंशी तथा किशोर पवार, ज्ञानेश्वर पवार व खेमराज सोलंके और देवा पवार ने पंचायत की बैठक बुलाते हुए करण चौहान को उक्त दूसरी युवती के साथ विवाह करने हेतु कहा, जिससे करण चौहान द्वारा इनकार किए जाते ही पंचायत के इन पदाधिकारियों ने करण चौहान तथा उसकी पत्नी व 2 बच्चों को समाज से बाहर निकालने की घोषणा करते हुए यह फैसला भी सुनाया कि यदि समाज के किसी भी व्यक्ति ने इन चारों लोगों से कोई भी संबंध रखा तो उसे भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। शीरजगांव कस्बा के निकट खरपी खेत परिसर स्थित एक खेत में चौकीदारी का काम करने वाले सुनील मरकाम ने अपने साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली सुनंदा लखन ठाकरे के सिर पर लकड़ी से जोरदार वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही शीरजगांव कस्बा पुलिस के दल ने मौके पर पहुंचकर सुनील मरकाम को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक खरपी खेत परिसर में सेवानिवृत्त अभियंता पाटेकर का खेत है, जिसमें मध्य प्रदेश निवासी सुनील मरकाम चौकीदारी का काम करने के साथ ही खेत में ही झोपड़ी बनाकर रहता है। इसी झोपड़ी में सुनील मरकाम के साथ विगत कुछ समय से मध्य प्रदेश की ही रहने वाली सुनंदा लखन ठाकरे नामक महिला भी रह रही थी। उक्त महिला आज सुबह अपनी झोपड़ी में खून से लथपथ पड़ी पाई गई। सुनंदा ठाकरे नामक इस महिला का इससे पहले 2 बार विवाह हो चुका था और दोनों बार वह अपने पति से अलग हो चुकी थी, जिसके बाद वह विगत कुछ वर्षों से सुनील मरकाम के साथ बिना विवाह किए लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पुलिस सूत्र के मुताबिक बीती रात किसी बात को लेकर सुनील मरकाम व सुनंदा ठाकरे के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद सुनील मरकाम ने गुस्से में आकर सुनंदा ठाकरे के सिर लकड़ी का पट्टा या लाठी से भरपूर वार किया, जिसकी वजह से सुनंदा ठाकरे की मौत हो गई।
महाराष्ट्र सेवानिवृत्ति वेतन पारिवारिक पेंशन के संबंध में नियमानुसार प्रावधान बताए गए हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सरकारी कर्मचारी और उसके पहले उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद अविवाहित बेटी के 24 वर्ष की होने तक पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी की बेटी के विधवा होने और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होने पर उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों को पारिवारिक पेंशन देने के नियम में संशोधन किया है। तदनुसार महाराष्ट्र सरकार ने पेंशन में संशोधन किया है। इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। तदनुसार अविवाहित तलाकशुदा लड़कियों को नियम और शर्तों पर पेंशन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। जिस समय कर्मचारी सेवानिवृत्त हो उसे मूल पेंशन मर्जी में पात्र उत्तराधिकारियों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा भी कई दस्तावेज पूरे करने होंगे। यदि लड़की तलाकशुदा है तो कर्मचारी को तलाक के सभी कानूनी दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इसी प्रकार यदि लड़की विकलांग है तो कर्मचारियों को अपनी पेंशन पर्ची के साथ सभी संबंधित प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और इसी तरह के दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इसके सत्यापन के बाद ही सरकार अगला कदम उठाएंगी। इस संबंध में हाल ही में एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। वैकुंठ एकादशी के शुभ अवसर पर आज तड़के 5 बजे से ही वसंत चौक से तिरुपति बालाजी मंदिर में भाविक उमड़े। सुबह 6 बजे निकाली गई पालकी शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं को भगवान बालाजी व लक्ष्मी जी एवं पद्मावती की उत्सव मूर्तियों को पालकी में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सैकड़ों भाविक 8-10 डिग्री तापमान के बावजूद बालाजी पालकी और सवेरे की आरती हेतु उमड़े थे। गोविंदा, वेंकटरमना गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा और अन्य जयजोश सभी की जीवा पर थे। बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष आरती में सहभागी हुए। सजावट वैकुंठ एकादशी के पावन अवसर पर तिरुपति बालाजी मंदिर को फूलों की लड़ियों, लाइटिंग से सुंदर श्रृंगार किया गया। प्रवेश द्वार पर केले के स्तंभ और आम प्रल्लभ भी सजाए गए। भाविकों ने स्वर्ण स्तंभ पर माथा टेक कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। सहभाग बालाजी मंदिर के सभी ट्रस्टी एडवोकेट आर.बी. अटल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल, नारायण दास अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, जुगल किशोर गट्टानी, राजेश हेडा, अरुण पटेरिया, गोविंद दायमा, रमन दायमा, पुरुषोत्तम गोयनका, देवदत्त जोशी, सुनील गांधी, विजय खंडेलवाल, श्रीनिवास भट्टड़, वल्लभदास सिक्ची, मन्नू गहलोत, नारायण उपरकार, मोतीलाल अग्रवाल, आनंद सिक्ची, कुशल पांचाल, दर्शन कोस्किया के साथ ही सैकड़ों श्रद्धालुओं का समावेश रहा। उत्साह से पारंपरिक वाद्य के निनाद में सुबह निकली पालकी ने अत्यंत भक्तिमय वातावरण बना दिया था। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र